बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज का है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, जो ऑस्मोसिस के नतीजे में पेश आती हैं। उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल टिश्यूज जो हैं, एनिमल सेल, उनमें वाटर बैलेंस प्रॉब्लम कैसे होती हैं, एनवायरनमेंट के लिहाज से उसको कैसे डील किया जाता है, और प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम कैसे एनिमल्स से डिफरेंट है और वो कौन कौन सी होती हैं। तो जब हम किसी वन एन एनिमल सेल, रेड ब्लड सेल्स, यानी जब कोई भी जानवर का सेल हो, चाहे वो बॉडी का कोई भी सेल है, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशंस क्या होते हैं हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ऑस्मोसिस क्या है, टोनिसिटी क्या होती है। टोनिसिटी के लिहाज से जब भी हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम चीज़ों को रिलेटिव कंसंट्रेशन के हिसाब से देखते हैं। यानी जब भी हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं, तब हम बताएंगे कि किसके अंदर सॉल्यूशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा कम है या सॉल्यूशन कम है। तो अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन थे जिनमें जो हमारे पास सॉल्यूट है दोनों में सेम मिकदार के अंदर मौजूद होता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सेल है उसको हमने किसी एक सॉल्यूशन के अंदर रखना है। वो हाइपरटोनिक भी हो सकता है, हाइपोटोनिक भी हो सकता है, आइसोटोनिक भी हो सकता है। अब उस सॉल्यूशन को हम कंपेयर किसके साथ करेंगे। उस सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन एक एनवायरनमेंट के तौर पर, एक माहौल के तौर पर काम करेगा, और इसको हम कंपेयर करेंगे सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ, सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, यानी सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक, उसको हम सेल के बाहर के एनवायरनमेंट, यानी जिस सोल्यूशन के अंदर हम उस सेल को रखने लगे हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हमारे पास सोल्यूशन आइसोटोनिक होगा, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगहों पर जो सोल्यूट है उसकी मिकदार सेम होगी, तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। द सेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सेल का जो हुजम है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। बिकॉज क्योंकि द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग द सेल, वो स्पीड, वो रेट जिसके ऊपर पानी जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो रहा है, इज इक्वल टू द रेट, उस स्पीड के, उस रेट के बराबर है, एट विच इट इज मूविंग आउट, जिसके ऊपर वो सेल से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर दोनों में सोल्यूट्स की मिकदार सेम है, बाहर भी और अंदर भी। इस तरह जो पानी, जितना पानी सेल के अंदर जा रहा है उतना ही पानी सेल से बाहर आ रहा है, तो सेल के जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, जो उसका हुजम है वो सेम रहेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सेल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, किसी भी किस्म का कोई असर नहीं होता। एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होगी। किसके लिहाज से, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट के लिहाज से, यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है और सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूशन के अंदर पानी जो है यानी सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है, और सेल के अंदर जो पानी है वो क्या है, कम है। When a cell is placed in a hypotonic solution, जब हम किसी सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, वाटर एंटर्स, पानी दाखिल होता है, एंड सेल स्वेल, और सेल फूल जाता है, एंड रप्चर में, रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बलून, और एक ओवरफिल्ड बलून यानी जिसमें हवा ज़्यादा भर दी जाए उसकी तरह फट जाता है। ठीक है, तो अब बलून जैसे हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो बलून फूलता जाता है, फूलता जाता है, और अगर हम ये काम कंटिन्यू रखते हैं यानी हवा भरते रहते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो बलून जो है ओवरफिल्ड हो जाता है, यानी ज़्यादा हवा भरी जाती है और वो फट जाता है। सेम जब हम एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट यानी पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, सेल के अंदर पानी की मिकदार कम होती है। तो पानी जो है जो बाहर से अंदर की जानिब सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है हवा की तरह। ठीक है, तो पानी एंटर होता रहता है, होता रहता है, और एक वक्त आता है
कि जब सेल स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और फूलने के बाद भी जब पानी अंदर मूव करता रहता है तो क्या होता है, सेल जो है वो फट जाएगा एक गुब्बारे की तरह, एक बलून की तरह। एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब हम एनिमल सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, हाइपर मीन ज़्यादा, टॉनिक मीन सोल्यूट, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम होगा। किसके लिहाज से? सेल के अंदर के लिहाज से, यानी सेल के अंदर जो है वो सोल्यूट कम होगा, बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो और सेल के अंदर जो पानी है यानी सॉल्वेंट वो ज़्यादा होगा, ठीक है, बाहर की निस्बत। सिमिलरली एन एनिमल सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब हम किसी एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, विल लूज वाटर, तो उसमें से पानी खारिज होता है, एंड विल श्रिंक इन साइज, और साइज के अंदर जो है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल को रखेंगे तो पानी की मिकदार अंदर सेल के ज़्यादा है, बाहर जो है वो पानी की मिकदार कम है। तो अब ये जैसे एक बलून से अगर हम हवा बाहर निकालना शुरू करते हैं तो वो बलून छोटा होता जाएगा और जो है वो सिकुड़ जाएगा, यानी वो बिल्कुल ही पिचक जाएगा। इसी तरह जब हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर सेल को रखेंगे तो पानी अंदर से सारा बाहर निकल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाएगा और श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट सॉल्यूशन जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट यानी फ्रेश वाटर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी को जो है वो हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, सल्यूट जो है पानी साल्ट की कंसंट्रेशन के लिहाज से, जिसमें पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर साल्ट की मिकदार कम होती है उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, और ऐसा पानी जिसमें साल्ट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है उसको हम मेरीन वाटर कहते हैं, यानी जो सी वाटर है, समुद्री पानी, उसको हम मेरीन वाटर कहते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर होता है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का काम करता है। तो जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या फेस आती है कि ज़्यादा पानी जो है वो उनके जिस्म में दाखिल होता है, तो ज़्यादा पानी दाखिल होने को बचाने के लिए उनके पास मैकानिज़म्स मौजूद होते हैं। तो मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी का जो है वो ज़्यादा एंटर होने से इनको बचाना जो है वो होता है। एंड इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में यानी सी वाटर, समुद्री पानी के अंदर, अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पानी है वो सेल के अंदर से बाहर ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो दे मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, तो इनके पास ऐसे तरीके होने चाहिए कि ये ज़्यादा पानी को बाहर निकलने से बचा सकें। हाइपोटोनिक आइसोटोनिक का तो कोई इफेक्ट ही नहीं ना होगा, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में अंदर और बाहर सेम कंसंट्रेशन है तो उसमें जानदारों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में ये मसला होता है कि पानी बाहर से बॉडी के अंदर ज़्यादा मूव करता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में ये मसला होता है कि पानी जिस्म के अंदर से बाहर ज़्यादा मूव करता है। तो अब दोनों सूरत हाल में जानदारों के पास ऐसे तरीके ज़रूर होने चाहिए कि वो पानी को जिस्म के अंदर ज़्यादा जाने से या पानी को जिस्म के अंदर से बाहर ज़्यादा आने से रोक सकें, ठीक है। तो जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उनके अंदर मौजूद हो, यानी जितना पानी उनको चाहिए उतनी मिकदार के अंदर उनके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये कुछ अडाप्टेशंस हैं जो कि एनिमल्स में पाई जाती हैं। सेकंड जो है वो है इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन प्लांट सेल और वाटर, ठीक है। तो पौधों के ऊपर जो है वो पौधों के सेल पे टॉनिसिटी या वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इन सेल, प्लांट सेल्स, पौधों में पानी के तवाज़ुन के मसाइल क्या होते हैं। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स आर समवॉट डिफरेंट फॉर प्लांट सेल बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल। अब पानी के जो तवाज़ुन के मसाइल हैं वो पौधों में एनिमल सेल से डिफरेंट है और उसकी जो रीज़न है वो है सेल वॉल। चैप्टर 4 के अंदर ही हमने सेल वॉल को पढ़ा था कि सेल वॉल जो है वो एक रिजिड और टफ, एक सख्त जो है वो एक मजबूत साख्त है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है। तो अब इनकी मौजूदगी की वजह से
इनमें जो बैलेंस प्रॉब्लम है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। देखते हैं हम कि किस तरह वो डिफरेंट है। प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने से सेल पर क्या इफेक्ट होता है, हमने देखा एनिमल सेल में भी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बाहर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर ज़्यादा मूव करता है। जब एनिमल सेल के केस में ये हुआ था कि पानी ज़्यादा मूव करने की वजह से सेल जो है वो रप्चर हो गया था, यानी फट गया था, क्योंकि पानी की मिकदार जो है वो अंदर ज़्यादा दाखिल हो गई थी और उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद थी, उस वजह से वो ज़्यादा देर तक उसको सेव नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ बाहर की जानिब एक और बाउंड्री मौजूद है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल जो है वो सेल को बचाती है या नहीं। When plant cell is placed in hypotonic environment, जब सेल को प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं, वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड द सेल, पानी पहले जो है वो अंदर जाता है सेल के, देन इनसाइड द वैक्यूल, और फिर वैक्यूल के अंदर जाता है। वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है, हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको देखा था। वैक्यूल्स की डिफरेंट टाइप होती हैं। ये असल में सेल का स्टोरेज कंटेनर होता है जिसमें ये पानी वगैरह को स्टोर करता है। व्हेन वैक्यूल इंक्रीज इन साइज, जब वैक्यूल साइज में बढ़ता है, जब पानी सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर से वहां वैक्यूल में जाएगा, तो वैक्यूल का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। साइटोप्लाज्म प्रेस firmly against the interior of cell wall, अब जाहिर है जब जो वैक्यूल है वो साइज में बढ़ेगा तो वैक्यूल के बढ़ने की वजह से जो आसपास का साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और वो साइटोप्लाज्म जो प्रेशर है वो सेल वॉल के अंदर की जानिब लगाएगा, यानी बाहर की जानिब जो है सेल वॉल की जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है वो प्रेशर लगाएगा। विच एक्सपेंड अ लिटल, जो कि साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की मजबूती की वजह से प्लांट सेल्स डज नॉट रप्चर, प्लांट सेल जो है वो फटता नहीं है। एनिमल केस में ऐसा नहीं था, सेल वॉल मौजूद नहीं थी तो सेल फट गया था। अब यहाँ पर सेल वॉल मजबूत होती है, उस वजह से सेल फटता नहीं है, बट इंस्टेड बिकम रिजिड, लेकिन उसकी बजाय वो सख्त हो जाता है। ठीक है, रिजिड टर्जिड सख्त हो जाता है। इन दिस कंडीशन, इस सूरत हाल में, आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल पर बाहर की तरफ पड़ने वाला प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंटरनल वाटर, जो अंदरूनी पानी लगा रहा है, यानी पानी तो अंदर है सेल के जो कि मौजूद है वैक्यूल के अंदर, तो वैक्यूल साइज में जब बढ़ा तो उसने साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगाया, साइटोप्लाज्म ने बाहर की जानिब सेल वॉल पे प्रेशर लगाया, तो अंदरूनी पानी का बाहर की तरफ पड़ने वाला जो प्रेशर है वो इज नोन एज टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर कहलाता है। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज टर्गर, और इस मजहर को टर्गर कहते हैं, यानी इस पूरे प्रोसेस को टर्गर कहते हैं। होता क्या है, ठीक है, तो एनिमल सेल्स के में जब पानी दाखिल हुआ तो उसमें क्या हुआ कि पानी जो है वो जब एंटर होता गया सेल स्वेल हुआ, स्वेल होके फट गया। अब जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर चूंकि सेल वॉल मौजूद है जो सख्त होती है, अब उसकी सख्ती की वजह से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, मजबूत होने की वजह से, जब पानी सेल के अंदर दाखिल हुआ वैक्यूल ने प्रेशर लगाया साइटोप्लाज्म ने प्रेशर लगाया सेल वॉल के ऊपर, तो सेल जो है वो फटने की बजाय सख्त हो जाता है क्योंकि मजबूत जो है वो सेल वॉल मजबूत है। अब जो प्रेशर बाहर की जानिब सेल वॉल पर लग रहा है उसे हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर। प्लांट सेल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, अब जैसे एनिमल सेल में हमने डिस्कस किया था आइसोटोनिक सोल्यूशन का कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ता इनके ऊपर, ठीक है, तो क्योंकि जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ पानी सेल के अंदर दाखिल हो रहा होता है उसी रेट उसी स्पीड के साथ सेल के अंदर से पानी बाहर आ रहा होता है, तो रेट ऑफ एंट्री और रेट ऑफ एग्जिट जो है वो सेम होती है, ठीक है। इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट
the net uptake of water is not enough to make the cell turgid and it is flaccid। अब यहाँ पर अगेन थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है। अब प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो सेल फ्लैसिड हो जाता है, जबकि एनिमल सेल में हमने देखा था कि एनिमल सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आइसो द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ, अब जो पानी अपटेक हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतनी ज़्यादा काफ़ी नहीं पड़ती टू मेक द सेल टर्जिड, कि वो पौधों के सेल को सख्त बना सके। एंड इट इज़ फ्लैटिड, और सेल पिचका ही रहता है। फ्लैसिड का मतलब है पिचके रहना। जब जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पौधे जो है वो सीधा खड़े रहते हैं, यानी पौधे मुरझाते नहीं हैं। ठीक है, तो उसकी वजह यही होती है टर्गर प्रेशर। जब हम पौधों को पानी देते हैं वो पानी सेल के अंदर जाता है, वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है, वैक्यूल प्रेशर लगाता है हर सेल को, तो हर सेल जो है वो फूला हुआ रहता है। ठीक है, वो प्रेशर लग रहा होता है सेल वॉल पे, तो हर सेल जो है वो सख्त होता है, टर्जिड होता है। इस वजह से हर पौधा जो है, पौधे का हर सेल जब सख्त होगा तो पौधा सीधा खड़ा रहेगा, इरेक्ट रहेगा। ठीक है, प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब पौधों को हाइपरटोनिक माहौल का सामना हो तो क्या होगा, इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट अ प्लांट सेल लूजेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक। तो जो प्लांट सेल जो है वो पानी खारिज करता है और साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, साइटोप्लाज्म का सिकुड़ जाना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में यानी बाहर जो है वो पानी की मिकदार कम है अंदर की निस्बत, तो पानी अंदर से बाहर की जानिब मूव करता है जिससे साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। इसको हम श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो जब हम पौधों को पानी नहीं देते तो उस दौरान टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, पानी जो है वो बाहर की जानिब निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि साइटोप्लाज्म सिकुड़ेगा, यानी हर सेल जो है वो ओवरऑल सिकुड़ जाता है। तो ओवरऑल सिकुड़ जाने की वजह से जो पौधा है वो एक तरफ झुकना शुरू कर देगा, मुरझा जाएगा, जिसको हम पौधे का मुरझा जाना कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो पौधों को फेस करना पड़ती हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब ये डायग्रामेटिकली यही सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। एनिमल सेल है, जब हम इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो पानी सेल के अंदर दाखिल होगा, अंदर दाखिल होने की वजह से सेल स्वेल होगा, फूलेगा और क्या हो जाएगा, फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जितना पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है, तो सेल का जो नेट वॉल्यूम है वो सेम रहता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पानी जो है वो सेल से बाहर ज़्यादा निकलता है, तो उसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। प्लांट सेल में कंडीशन डिफरेंट हैं नॉर्मली। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर पानी जब सेल के अंदर दाखिल होता है तो ये पानी जो है वो सेल के बाहर की जानिब प्रेशर लगाता है, तो इस बाहर की जानिब लगने वाले प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन, जितना पानी एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो सेल जो है वो फ्लैसिड है, यानी नॉर्मल हालात में ज़्यादा सख्त नहीं है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो उसमें पानी जो है वो बाहर की जानिब ज़्यादा निकल रहा है, तो आप देखें तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेल वॉल ही सिकुड़ गया है। ठीक है, पूरा सेल जो है वो पूरा ही सिकुड़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इसके जो है एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होती, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक होती है, लचकदार होती है, तो जब साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है तो साथ में सेल मेम्ब्रेन भी सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो यानी ओवरऑल साइज ही सेल का कम हो जाता है। यहाँ पर चूंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी मौजूद है, तो सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, ये इलास्टिक लचकदार नहीं होती, इसलिए जब साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है तो मेम्ब्रेन्स वैसी ही रहती हैं। ठीक है, तो सिर्फ साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है, इसलिए हम इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन अफेक्ट्स द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिटेल के साथ हम इनको डिस्कस करेंगे।
स्टोमेटा असल में पत्ते की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहते हैं सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे हमारी स्किन है, जिल्द है, वो हमारी सबसे बाहर वाली लेयर है। इसी तरह पौधों की जो एपिडर्मिस होती है वो उनकी सबसे आउटर वाली लेयर होती है। उसमें स्टोमेटा ओपनिंग्स, तो ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा जो है वो सुराख है जिनके गिर्द एक खास किस्म के सेल होते हैं जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स ये लोबिये की तरह जो है, जैसे गुर्दे होते हैं या लोबिये होते हैं, लोबिये की तरह के सेल्स होते हैं, फलियों की तरह। आगे देखते हैं डायग्राम में। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हम चैप्टर नंबर 9 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब दिन के वक्त जो स्टोमेटा होते हैं यानी जो सुराख होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले होते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर और बाहर यानी पत्तों के अंदर और बाहर जो है वो मूवमेंट होती है। रात के टाइम जो है वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब इनकी क्या रीज़न है इसको चैप्टर 8 में, चैप्टर जो नंबर 9 है उसमें हम डिटेल से देखेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज। अब जो गार्ड सेल्स हैं इनके दरमियान में जो है वो स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो दिन के टाइम क्या होता है, गार्ड सेल्स मेकिंग ग्लूकोज, ये गार्ड सेल्स ग्लूकोज बना रहे होते हैं। एंड सो आर हाइपरटोनिक देन देयर नियर बाय एपिडर्मल सेल। तो आसपास के जो एपिडर्मस के सेल्स हैं उसकी निस्बत ये हाइपरटोनिक होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज है पानी के अंदर। आप ग्लूकोज या चीनी हल कर दें तो ग्लूकोज जो है वो आपका सल्यूट होगा और पानी आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज बना रहे हैं तो इनके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा। ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से यानी ये सल्यूट है तो सल्यूट ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक, सल्यूट ज़्यादा तो सॉल्वेंट कम। अब जब सॉल्वेंट कम है आसपास के सेल्स की निस्बत, तो आसपास के जो नेबरिंग सेल्स हैं तो वहाँ से पानी मूव करके गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा। वाटर एंटर्स देम फ्रॉम द अदर सेल्स, दूसरे सेल से पानी मूव करके हरकत करके इनमें दाखिल होता है। एंड दे स्वेल, और ये फूल जाते हैं। इन दिस फॉर्म, इस सूरत हाल में, दे अज्यूम अ रिजिड बाउड शेप एंड अ पोर इज क्रिएटेड। तो ये जो है वो झुक जाते हैं बोर्ड, जिस तरह बोर्ड शेप मतलब जैसे एक कमान होती है, ठीक है, तीर और कमान। ठीक है, तो कमान जो होती है कर्व शेप में यानी झुकी हुई शक्ल में, उस शक्ल में ये आ जाते हैं। एंड अ पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम, और उनके दरमियान एक सुराग जो है वो पैदा हो जाता है। उस सुराख को हम कहते हैं स्टोमेटा, सिंगल को हम स्टोमा कहते हैं। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बंद कब होते हैं? एट नाइट, रात के वक्त, व्हेन देयर इज लो सल्यूट कंसेंट्रेशन इन गार्ड सेल्स। अब ग्लूकोज बनाने का जो अमल है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उसके लिए डे लाइट होना, दिन की रोशनी, सूरज की रोशनी होना ज़रूरी है। तो अब रात के टाइम चूँकि सूरज नहीं होता, सनलाइट भी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो गार्ड सेल्स ग्लूकोज भी नहीं बनाएंगे, और जब ग्लूकोज नहीं बनाएंगे तो इनके अंदर सल्यूट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है वो हाइपोटोनिक हो जाएगी, यानी सल्यूट कम और सॉल्वेंट ज़्यादा। अब पानी क्या होगा, इनमें ज़्यादा हो जाएगा। पानी की एंट्री की वजह से ये सख्त हुए थे और इनके दरमियान स्टोमेटा जो है वो क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पर जो है पानी ज़्यादा हो गया इनके अंदर आसपास के नेबरिंग सेल की निस्बत, तो वाटर क्या करेगा, वाटर लीव्स देम, पानी इनसे खारिज हो जाता है। एंड दे बिकम फ्लैसिड, और ये पिचक जाते हैं। इन दिस फॉर्म, इस सूरत हाल में, बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेन वन अनदर, तो जो दोनों गार्ड सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एंड द ओपनिंग इज क्लोज्ड, और जो स्टोमेटा है, जो सुराख है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो ऑस्मोसिस है वो इनको भी अफेक्ट करती है, गार्ड सेल्स को भी। तो ये आसपास के एपिडर्मल सेल्स हैं जहाँ से पानी मूव करता है या इनसे निकलता है। ये गार्ड सेल्स हैं जो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स हैं और इनके दरमियान में जो ये सुराख है इसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा।
तो अब ये गार्ड सेल्स बोर्ड शेप में हैं, झुके हुए हैं, तो ये कहलाते हैं टर्जिड, यानी इस कंडीशन में जो अभी आपको नज़र आ रही है ये टर्जिड कंडीशन है। और जब इनमें से पानी निकल गया तो ये फ्लैसिड हो गया, यानी ये स्टोमेटा सुराख बंद हो गया। ठीक है, इस तरह जो है ये ऑस्मोसिस इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को भी कंट्रोल करती है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करके हम जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और जो ऑस्मोसिस है उसके इल्म को इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम भी लेते हैं। सेपरेशन ऑफ substances. Semi-permeable membrane is capable of separating substances. हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करके चीज़ों को सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था बैक्टीरिया का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है वो सबसे बड़े वायरस के बराबर होता है। यानी जो सबसे बड़ा वायरस का जो साइज है, सबसे बड़े वायरस जो डिस्कवर हैं अभी तक उनका साइज सबसे छोटे बैक्टीरिया के बराबर है। ठीक है, तो अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वायरस अपने स्मॉल साइज की वजह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, जबकि बैक्टीरिया अपने लार्ज साइज की वजह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। इस तरह हम वायरसेस को बैक्टीरिया से अलहदा कर सकते हैं। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, मसनूई तौर पर बनाई गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। तो मसनूई तौर पर बनाई गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को हम बैक्टीरिया और वायरसेस को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि बैक्टीरिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये जो पानी को फिल्टर करने के लिए भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, पीने के पानी के जदीद तरीन सफाई के तरीकों में, यानी पानी को साफ करने के जो जदीद तरीके हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स आर यूज्ड। मेम्ब्रेन की बुनियाद पर लगे हुए जो है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो पानी से साल्ट्स को अलहदा करती है, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस का मैंने आपको बताया था, ऑस्मोसिस में पानी अपनी ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाता है। ठीक है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि साल्ट्स पहले पानी में साल्ट मौजूद हैं तो पानी जो है वो कम है साल्ट की निस्बत, और जब हम इसको फिल्टर कर लेंगे साल्ट को तो पानी की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाएगी, साल्ट की मिकदार कम हो जाएगी। तो पानी जो है वो अपनी कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ जाता है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस बनती है, ऑस्मोसिस का उलट बनती है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखिएगा। तो ये था ऑस्मोसिस की एप्लीकेशंस, यानी ऑस्मोसिस को इस्तेमाल करते हुए जो जानदार हैं वो किस तरह अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम इनको अपनी रूटीन की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं।